आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग का वो दिन, एक ऐसा दिन जो इतिहास के लिए हमेशा खून के अक्षरों से लिखा गया। हजारों लोगों की भीड़, जिसमें बूढ़े, बच्चे, नौजवान, महिलाएं अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए एकत्रित हुए थे। 13 अप्रैल 1919 का दिन, जिस दिन भारत के कोने कोने में जन जन तक स्वाधीनता की चिंगारी की आग फैली हुई थी, उस दिन को इतिहास एवं स्कूल की किताबों में न डालकर हमेशा के लिए दबाया गया। साल 1919 भारत में आजादी की आग धधक रही थी, परंतु अंग्रेज अपनी पकड़ ढीली करने के बजाय भारतीयों पर और जुल्म ढाल रहे थे। इसी उद्देश्य से अंग्रेजों ने उस समय रोलेट एक्ट लाया। रोलेट कानून का उद्देश्य था कि बिना किसी सबूत, बिना किसी मुकदमे व बिना किसी दलील के ही भारतीयों को जेल की सलाखों में डाल देना। उस कानून का यह उद्देश्य था, उसमें यह प्रावधान था कि अंग्रेजी शासन जिसको मन करे उसको जेल में डाल सकते थे। यानी सरकार के विरुद्ध थोड़ी सी बात किसी ने कही तो उसे वो फांसी दे देते थे। 1919 में ही सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल ने भारत के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया। अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने अंग्रेजी शासन को हिलाने के लिए जन आंदोलन किए, जन जन को जागरूक करने का प्रयास किया। परंतु 10 अप्रैल को ही सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल दोनों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के बाद और रोलेट एक्ट के कारण भारत के अंदर आक्रोश था। इस आक्रोश के कारण भारत के नागरिक अपनी आवाज सरकार तक किस प्रकार पहुंचाएं, उसके लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। यह दिन 13 अप्रैल का दिन पंजाब के लिए ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि वो दिन वैशाखी का दिन था। उस दिन सैकड़ों रिश्तेदार आपस में मिलने थे, सैकड़ों भाई बहन मिलने थे, कई बिछड़े हुए मित्र मिलने थे। इस सभा का आयोजन करने के लिए वहां पर लोगों को एकत्रित करने के लिए आह्वान दिया। परंतु दूसरी तरफ जनरल डायर एक ऐसी रणनीति बना रहा था कि वो नहीं चाहता था कि जलियांवाला बाग में सभा हो, और लगभग 25,000 लोग वहां पर एकत्रित हुए। कोई भाषण दे रहे थे, कोई सुन रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं आपस में मिल रही थी। परंतु जनरल डायर ने अपने खूंखार सैनिकों के साथ बाग में प्रवेश किया। जलियांवाला बाग में बाहर निकलने के लिए केवल एक रास्ता था। उस रास्ते पर भी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ खड़ा हुआ, और जब भाषण चल रहे थे, जब शांति के साथ लोग मिल रहे थे, जब खुशियां मना रहे थे, लोग ये आभास कर रहे थे कि हम शांतिपूर्ण सभा के माध्यम से अंग्रेजी शासन तक अपनी आवाज पहुंचाएं, उस समय एक आवाज आई, फायर। और फायर की आवाज सुनते ही वहां उपस्थित सभा में लोग एक दूसरे को देखने लगे। तब तक फायरिंग शुरू हो गई। बंदूक की गोली तब तक चलती रही जब उस बंदूक में अंतिम गोली ना बची। कई बुजुर्ग दीवार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। महिलाएं बच्चों को पकड़कर ये उनको एहसास देने लगे कि जनरल डायर के सैनिक को एहसास आए कि मां बच्चों से बिछड़ रही है, बच्चे मां से बिछड़ रहे हैं। लोगों को निर्मम हत्या के मुंह पर डाल दिया गया। परंतु वहां पर एक कुआं था। लोगों ने सोचा कि इस कुएं में जान बचेगी। वहां पर भी जनरल डायर के सैनिकों की गोलियों ने पीछा नहीं छोड़ा। उस कुएं से 120 लाशें निकाली गई। कुएं में पानी नहीं, केवल खून बचा। इसी कारण उस कुएं को खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। वहां पर उपस्थित लगभग 25,000 लोगों की हत्या की गई। एक ऑफिशियल आंकड़ा सरकार ने जारी किया, जिसमें कहा कि केवल 400 से 500 लोग मारे गए, परंतु उपस्थित 25,000 लोग बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। उन लोगों की निर्मम हत्या की गई। इसकी जानकारी के लिए मिशेल ओडायर को जिम्मेवारी सौंपी गई। मिशेल ओडायर ने जब जनरल डायर से पूछा कि तुमने इन लोगों की हत्या क्यों करवाई, तो जनरल डायर ने कहा कि इन लोगों की हत्या करनी मेरी मजबूरी थी। यदि मैं इनको नहीं मारता तो ये मुझे मार लेते, इसलिए मुझे इन पर गोलियां चलानी पड़ी। मिशेल ओडायर ने जनरल डायर को बरी किया, न केवल बरी किया बल्कि उसे पुरस्कृत भी किया। ऐसा अनाचार, ऐसा अत्याचार, ऐसे अत्याचारी व्यक्ति को भी इनाम दिया गया। इस सभा से एक सरदार उधम सिंह की आवाज जागी। एक ऐसा नौजवान जिसके अंदर पीड़ा थी, जिसने अपनी आंखों के सामने उस नरसंहार को देखा, परंतु वो बच गया था। उसने ये संकल्प लिया कि अब मुझे उसको गोली मारनी है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना का असली गुनहगार मिशेल ओडायर था, क्योंकि वही पंजाब का गवर्नर था। जनरल डायर 1927 में एक बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। मिशेल ओडायर लंदन चला गया। सरदार उधम सिंह गरीब परिवार से था। उसके माता पिता का निधन हो चुका था।
कोई संकल्प नहीं था, कोई सपना नहीं था, केवल एक आस थी कि जिसने जलियांवाला बाग में नरसंहार किया है उसको मैं अपनी गोली के साथ मारूंगा। उसने मजदूरी की, पढ़ाई की, पैसे जोड़े। पैसे जोड़ने के बाद वो विदेशों में गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों से उसने मुलाकात की। वहां से उसको संकल्प की सिद्धि के लिए और प्रेरणा मिली। वो लंदन पहुंचा। लंदन में एक होटल में वो वहां पर वेटर की नौकरी करने लगा। 1940 में क्रेक्सटन हॉल लंदन में एक मीटिंग का इंजाम दिया गया, जिसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एसोसिएशन सोसाइटी की एक मीटिंग थी, जिस मीटिंग में मिशेल ओडायर भी था। मीटिंग जैसे ही शुरू हुई, सरदार उधम सिंह अपनी किताब में पिस्टल को छुपा कर लेके उस सभा में पहुंच गया। उस सभा में पहुंचकर जैसे ही मीटिंग समाप्त हुई, मिशेल ओडायर खड़ा हुआ तो सरदार उधम सिंह ने अपनी गोली चलाई। पहली गोली मिशेल ओडायर पर मारी, दूसरी गोली उसकी छाती में डालकर उसका अंत कर दिया। सरदार उधम सिंह ने अपनी जान नहीं बचाई, वो गिरफ्तार हो गया और 1940 में भी उसे फांसी दी गई। उसे फांसी देने के बाद भारत में पूरी तरह से स्वाधीनता की आग जल चुकी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा के मार्ग पर कई आंदोलन किए जा रहे थे। सुभाष चंद्र बोस की आर्मी ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। उस समय अंग्रेज पूरी तरह से भारत के सामने झुकने के लिए तैयार थे। 1947 में भारत आजाद हुआ। ये आजादी, ये स्वाधीनता कोई आसान नहीं है। हम अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्ति प्राप्त करके अपनी स्वाधीनता हमने प्राप्त की है। इसके लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। हम उन सभी बलिदानों के ऋणी है। जलियांवाला बाग में हजारों लोगों के नरसंहार, हजारों लोगों का जो नरसंहार हुआ, उन सभी लोगों के ऋणी है, जिस बाग से ही आजादी की क्रांति को ने जन्म लिया। हम उन सभी शहीदों के ऋणी हैं, उनको शत शत नमन करते हैं, जिनके कारण हम खुली श्वास में स्वाधीनता के साथ सांस ले रहे हैं। उन सभी को शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।